हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, भारत ग्लोबल पॉलिटिक्स में पहुंचा टॉप पर यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन का सबसे बड़ा बयान दोस्तों, जिसके बाद वर्ल्ड मीडिया ने छाप दिए खबर, कह दिया ट्रम्प को करारा जवाब। किसी ने कहा ऐसे समय पर हुआ डील जब अमेरिका भरोसेमंद पार्टनर नहीं रहा, तो किसी ने कुछ कहा दोस्तों, जिसने अमेरिका की हालत खराब कर दी। अमेरिका के ही अखबार ने दिखा दिया ट्रम्प को आईना इस डील के बाद दोस्तों, भारत और यूके की भरोसेमंद डील के बाद बताएंगे कैसे बदल गई दुनिया का पॉइंट ऑफ व्यू। वहीं ईयू के साथ डील होता ही मुनीर के दुलारे की उड़ गई नींद। बांग्लादेश तुर्की में खौफ का माहौल, आखिर क्या चाहते थे ये दोनों देश। इतना ही नहीं, आपको बताएंगे इधर पीएम मोदी का ऐलान, उधर तूफानी रैली। भारत ईयू डील से शेयर बाजार ने अचानक मारी पलटी दोस्तों। साथ ही आपको जानकारी देंगे कि भारत ईयू ट्रेड डील से किस राज्य को होगा कितना फायदा, कहां बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, और अब इस डील में कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज बाकी रह चुकी हैं। तो वही चौंकाने वाली खबर आपको बताएंगे। यूएई के बाद अब सऊदी अरबिया ने भी अमेरिका को दिया जोरदार झटका दोस्तों, कह दिया ईरान पर हमले के लिए नहीं देंगे अपना एयर स्पेस। बताएंगे सऊदी ने क्या विचार करके ये फैसला लिया दोस्तों, वो भी ऐसे समय में जब ईरान के करीब पहुंच गया अमेरिका का वॉर मशीनरी। वहीं ट्रम्प के डर से खामेनेई ने भी किया अपने वारिस का ऐलान, चल दी बड़ी चाल। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद और भारत के रिपब्लिक डे परेड के बाद इंडियन आर्मी से डरा पाकिस्तान, चीन से हथियार मंगाने को हुआ मजबूर। आसिम मुनीर आनन फानन में हथियार लेने भेज दिया प्लेन। दोस्तों आज एक से एक बेहतरीन और खबरें आपको बताएंगे विस्तार से, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के साथ ईयू के हुए इस एफटीए डील को लेकर अगर आप भी मानते हैं कि इस डील के बाद वाकई में क्रांति आएगी और भारत काफी हद तक अमेरिका पर से निर्भरता घटा लेगा और ट्रम्प के टैरिफ का असर नहीं पड़ेगा भारत पर, जो इस डील की सबसे खूबसूरत बात है, तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं अब पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन के सम्मान में मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में डिनर रखा गया, यानी रात्रि का भोजन रखा गया। कार्यक्रम में यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि भारत जो है वो अब ग्लोबल राजनीति में टॉप पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसका यूरोप स्वागत करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में भारत और यूरोप की सोच और नजरिए एक जैसे हैं। हमारा मानना है कि वैश्विक चुनौतियों का सामना सिर्फ सामूहिक प्रयासों से ही किया जा सकता है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल व कई अन्य बड़ी हस्तियां शामिल हुई। उर्सुला वेन ने आगे कहा कि अगर यूरोप और भारत अपने संसाधनों और ताकत को मिलाए तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। इसी सोच के साथ आज दोनों साथ आए हैं। ये भारत यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और साझेदारी का एक अहम मोड़ है। ये साझेदारी की शुरुआत भर है, आगे और बड़ा सहयोग होगा। भारत और यूरोप दुनिया को एक मजबूत संदेश दे रहे हैं। ऐसे समय में जब दुनिया में मतभेद और तनाव बढ़ रहे हैं, भारत और यूरोप बातचीत, सहयोग और तालमेल का रास्ता चुन रहे हैं दोस्तों। ऐसे में ये रही डिनर से पहले उर्सुला वेन का इस डील को लेकर भारत के साथ बयान। अब आपको बताते हैं दोस्तों, भारत ईयू इस ट्रेड डील पर वर्ल्ड मीडिया ने क्या कहा, जानकर आप भी चौंक जाएंगे और ट्रम्प की तो हालत खराब हो जाएगी दोस्तों। ब्लूमबर्ग ने इस खबर को छापते हुए कहा कि ट्रम्प को करारा जवाब। जैसा कि आप सामने देख भी पा रहे होंगे, उसमें लिखा है कि ईयू एंड इंडिया क्लिंच मदर ऑफ ऑल डील्स इन रिबफ टू ट्रम्प, यानी कि दोस्तों ट्रम्प को करारा जवाब देते हुए यूरोपियन यूनियन और भारत ने सबसे बड़ा समझौता किया। लगभग 2 दशकों की बातचीत के बाद यूरोपियन यूनियन और भारत ने एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता आर्थिक संबंधों को गहरा करने के प्रयासों का हिस्सा है, जिसे ट्रम्प प्रशासन की आक्रामक टैरिफ नीतियों के कारण गति मिली है। जी हाँ, ये कहना है ब्लूमबर्ग का। तो वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या कहा वो आपको बता दें, जो आप सामने देख पा रहे हैं। उसने हेडलाइन डाला कि इन ट्रम्प्स शैडो इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन एक्सपैंड ट्रेड टाइज, यानी ट्रम्प के साए में भारत ईयू ने रिश्ते मजबूत किए। आगे कहा कि करीब 2 दशक तक चली बातचीत के बाद आखिरकार एक बड़ा व्यापार समझौता हो ही गया। ये समझौता ऐसे समय हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की नीतियों के कारण वैश्विक व्यवस्था और पुराने गठबंधनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही चीन सस्ते सामान से दुनिया के बाजार भर
रहा है और अमेरिका को अब पहले जितना भरोसेमंद आर्थिक साझेदार नहीं माना जा रहा। तो वहीं दोस्तों बीबीसी ने कहा कि इंडिया एंड ईयू अनाउंस लैंडमार्क ट्रेड डील, यानी भारत ईयू ने ऐतिहासिक समझौता किया। वहीं जर्मन मीडिया ने कहा कि भारत की उम्मीद, यूरोप का मौका, अमेरिका पीछे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में वर्ल्ड मीडिया के इन खबरों को, इन बड़े बड़े अखबारों को, जो नामी अखबार है, उन सब में आपने एक चीज तो कॉमन देखी होगी दोस्तों कि भारत ईयू के इस ट्रेड डील की खबर तो बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका की बात जरूर कह रहे हैं दोस्तों कि ट्रंप पीछे रह गए, अमेरिका पीछे रह गया, अमेरिका देखता रह गया, ट्रंप देखते रह गए, ट्रंप के पैर तले जमीन खिसक गई, अमेरिका का दबाव कम हो गया, अमेरिका की वैल्यू नहीं रही। यानी जितने भी अखबार है वर्ल्ड मीडिया में, वो इस डील को अमेरिका से जोड़ते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, और अमेरिका की अहमियत कैसे कम हुई है ये बताने का पूरा प्रयास कर रहा है वर्ल्ड मीडिया, जो कि भारत के लिए इससे बड़े गर्व की बात तो हो ही नहीं सकती दोस्तों। और यही वजह है कि इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इस डील की ओर खींचा है दोस्तों। ऐसे वर्ल्ड मीडिया के इस खबर छापने के तरीके को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट कीजिएगा। इस डील पर आपकी क्या राय है वो भी जरूर लिख कर बताइएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, उधर इसे डील होता ही मुनीर के दुलारे की उड़ गई नींद। बांग्लादेश तुर्की में खौफ का है माहौल। बता दें, भारत यूरोपीय यूनियन के बीच हुए इस डील में सबसे ज्यादा फायदा जो है वो अपैरल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलने की उम्मीद है दोस्तों। बांग्लादेश बीते कुछ सालों से इस सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा हुआ है। यूरोपीय मार्केट से तुर्की के सामानों के भी बाहर करने में भारतीय एक्सपोर्टर्स को इस डील से काफी मदद मिलने वाली है। बांग्लादेश की कुल एक्सपोर्ट इनकम का 80 से 85% कपड़ा उद्योग से ही आता है। ऐसे में यह डील बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ सकता है दोस्तों। भारत और यूरोपीय एफटीए से यूरोप का मार्केट बिना किसी ड्यूटी के भारतीय कपड़ों के लिए खुल जाएगा। इससे यूरोप के देशों में भारतीय सामान की प्रति प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। बांग्लादेश के लिए यूरोप सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन रहा है। उसके कुल निर्यात में ईयू की भागीदारी 45% से 40% है। टैरिफ हटने के बाद भारत यूरोपीय मार्केट से बांग्लादेश, तुर्की और वियतनाम जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा और उन्हें रिप्लेस करने की स्थिति में आ सकता है। इससे पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर के दोनों चहेतों में खौफ का माहौल है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, इधर प्रधानमंत्री मोदी जी का ऐलान, उधर तूफानी रैली यानी भारत ईयू डील से शेयर बाजार में अचानक मारी पलटी दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, मंगलवार दोपहर 2 बजे के आसपास दोनों देशों के बीच डील को लेकर सार्वजनिक तौर पर ऐलान हुआ। उसके जस्ट बाद ही शेयर बाजार ने पलटी मार दी। एक तरह से शेयर बाजार को यह डील पसंद आई, क्योंकि सुबह से ही शेयर बाजार में उथल पुथल का माहौल था, लेकिन डील पर मुहर लगते ही शेयर बाजार में अचानक तेजी देखने को मिली दोस्तों। तो वहीं अब आपको महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं इससे जुड़ी कि आखिर इस ट्रेड डील से किस राज्य को होगा बम्पर फायदा। बता दें, भारत में 6000 यूरोपीय संघ की कंपनियां मौजूद हैं। सभी देशों से कुल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई में से 16.5% से अधिक एफडीआई का योगदान रहा। अप्रैल 2000 से मार्च 2024 तक यूरोपीय यूनियन को भारत से करीब 40.04 अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई हुआ है। इस डील के तहत 9425 प्रोडक्ट से टैरिफ हटाने और रेगुलेटरी एक्सेस को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इससे कृषि निर्यात, कपड़ा, चमड़ा, ज्वेलरी निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। यूरोपीय यूनियन के साथ हुई इस डील से भारत के अलग अलग राज्यों को बम्पर फायदा मिलने की उम्मीद है दोस्तों। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो आपको बता दें महाराष्ट्र को क्या फायदा होगा। दरअसल पहला फायदा होगा भारत ईयू एफटीए से महाराष्ट्र का औद्योगिक और निर्यात क्षेत्र मजबूत होगा। कपड़ा उद्योग पर लगने वाला 12% टैरिफ खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान पर लगने वाला 14% शुल्क घट जाएगा। इचलक रंजी के गारमेंट क्लस्टर को सीधा फायदा पहुंचेगा। पुणे के इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा हब से निर्यात बढ़ेगा। रायगढ़, ठाणे की फार्मा यूनिट और मुंबई के ज्वेलरी व्यापारियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। बात करें गुजरात में किन सेक्टरों को फायदा मिलेगा, तो आपको बता दें, सूरत से कपड़ा, हीरे और आभूषणों के निर्यात में बढ़ोतरी होगी। भरूच और वडोदरा के केमिकल सेक्टर को फायदा, क्योंकि 97.5% केमिकल उत्पादों पर शुल्क घटकर 12.8% हो जाएगा। राजकोट से इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़ेगा। वेरावल से समुद्री उत्पादों के निर्यात में भी तेजी आने की उम्मीद है। यानी गुजरात का एक्सपोर्ट आधारित औद्योगिक ढांचा इस डील से और ज्यादा मजबूत होगा दोस्तों। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो त्रिपुर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मजबूती, क्योंकि 12% टैरिफ हटाया गया है। वेल्लोर, अंबूर के चमड़ा और जूते उद्योग को फायदा मिलेगा, जहां पहले 17% शुल्क लगा करता था। चेन्नई और कोयम्बटूर का इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरिडोर और मजबूत होगा। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो उत्तरी बंगाल से दार्जिलिंग चाय को यूरोपीय बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। दीघा और हल्दिया से सी फूड निर्यात को राहत मिलेगा, जिस पर पहले 26% का टैरिफ लगाया जाता था। वहीं पारंपरिक हस्तशिल्प को नए बाजार और बेहतर कीमत मिलने की संभावना है।
असम की बात करें तो डिब्रूगढ़ जोहरहाट की चाय और ऊपरी असम के मसालों की यूरोप में पहुंच बढ़ेगी दोस्तों। बारपेटा और नलबाड़ी के बांस से बने फर्नीचर और हस्तशिल्प को फायदा मिलेगा। विशिष्ट औषधीय उत्पादों के निर्यात को भी नई संभावनाएं मिलेंगी। वहीं केरल की बात करें तो कोच्चि और अलापुझा से झींगा और टूना मछली के निर्यात में बढ़ोतरी होगी। इडुक्की और वायनाड से काली मिर्च और इलायची को यूरोपीय बाजार में सीधी पहुंच मिलेगी। किसानों और मछुआरों की आय बढ़ने की उम्मीद है। वहीं कर्नाटक की बात करें तो बेंगलुरु तुमकुरू से इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा निर्यात में तेजी। एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना। बेंगलुरु से गारमेंट्स निर्यात बढ़ेगा जिससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। वहीं दोस्तों मेन उत्तर प्रदेश की बात करें तो कानपुर और आगरा से चमड़े के जूते का निर्यात बढ़ेगा। सहारनपुर के फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट को यूरोप में नया बाजार मिलेगा। नोएडा से इलेक्ट्रॉनिक्स और पश्चिमी यूरोपी से कृषि उत्पाद को फायदा मिलेगा दोस्तों। वहीं राजस्थान की बात करें तो जयपुर के आभूषणों की यूरोपीय मांग बढ़ेगी। जोधपुर के लकड़ी के फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट को फायदा मिलेगा। खेल सामान, कपड़ा और चमड़ा उत्पादों के निर्यात में तेजी होगी। वहीं पंजाब की बात करें तो लुधियाना के कपड़ा और बुनाई उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। जालंधर के खेल सामान के यूरोप में मांग बढ़ेगी। वहीं मंडी गोविंदगढ़ के हल्के इंजीनियरिंग उत्पादों को नया बाजार मिलेगा। ये मेन बाजार जिससे भारत को बम्पर फायदा होगा। उन राज्यों के नाम और उनके कैटेगरी में होने वाले फायदों के नाम आपको गिनवा ही दिए हैं दोस्तों। ये फायदे जानकर आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या है इस पर आपकी राय जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें चौंका देने वाली सबसे बड़ी खबर, अब सऊदी अरब ने भी दिया अमेरिका को तगड़ा जोरदार झटका। कह दिया ईरान पर हमले के लिए अपना एयर स्पेस नहीं देंगे तुमको। जी हां दोस्तों, बता दें ईरान से टकराव के बीच अमेरिकी जंगी जहाज और युद्ध पोत मिडिल ईस्ट में एंट्री कर चुके हैं। आशंका है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी भी ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। ऐसे में ईरान के पड़ोसी मुल्कों में भी खलबली मची है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बाद अब सऊदी अरबिया ने भी पाकिस्तान को बड़ा तगड़ा झटका दिया दोस्तों। सऊदी अरबिया ने कह दिया कि तेहरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए किसी भी मुल्क को अपने हवाई क्षेत्र या जमीन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देगा। इस संबंध में सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फोन पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बात की। सऊदी अरब ने ईरान को आश्वासन दिया कि वो अपने क्षेत्र को अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी के खिलाफ किसी भी सैन्य हमले के लिए लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देगा। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक क्राउन प्रिंस ने मंगलवार देर रात ईरानी राष्ट्रपति से बात की। बातचीत के दौरान सऊदी अरब ने ईरान की संप्रभुता के सम्मान को लेकर अपने रुख की पुष्टि की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि सऊदी अरब अपने हवाई क्षेत्र या जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी भी पक्ष द्वारा किए जाने वाले हमले के लिए, चाहे उसका लक्ष्य कहीं भी हो, अनुमति बिल्कुल नहीं देगा। इससे पहले यूएई के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि उनका देश अपने हवाई क्षेत्र, जमीन या समंदर का उपयोग ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए नहीं होने देगा। मंत्रालय ने क्षेत्रीय स्थिरता और तटस्थता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। वहीं आनन फानन में दोस्तों यानी ईरान के करीब पहुंची यूएस की वॉर मशीनरी, तो आनन फानन में खामेनी ने कर दिया अपने वारिस का भी ऐलान दोस्तों। शिया इस्लामिक शासन पर अमेरिका का दबाव बढ़ने के साथ ही ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी के उत्तराधिकारी को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। इन अटकलों के बीच ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई है कि खामेनी राजधानी तेहरान में भी किसी बंकर में छिपे हुए हैं। दोस्तों बता दें अमेरिका स्थित एक्टिविज्म वेबसाइट इजराइल वॉर रूम ने दावा किया है कि बंकर में रह रहे खामेनी ने कथित तौर पर बमबारी के डर के बीच अपने उत्तराधिकारी का नाम घोषित कर दिया है। हमारा सुझाव है कि अगला नेता इस पद को पूरी तरीके से अस्थायी माने। अमेरिका का ये एनजीओ सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय है। एक्स पर एक ट्वीट में एनजीओ ने यह बात कही। ऑनलाइन चर्चाओं में ईरान पर नजर रखने वाले विश्लेषक और रक्षा बल आईडीएफ के पूर्व सैनिक भी शामिल है। पूर्व आईडीएफ सैनिक पत्नी अफरियाद ने कहा कि रिपोर्ट में कि खामेनी ने अपने घायल या मारे जाने की स्थिति में अपने विकल्प तय कर दिए हैं। दोस्तों उधर आईआरजीसी को आतंकी संगठन घोषित करने की कोशिश पर ईरान ने भड़कते हुए इटली के राजदूत को तलब किया। जी हां, ईरान और इटली के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ चुका है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इटली के राजदूत को तलब किया है। यह कदम इटली की उस कोशिश के बाद उठाया गया जिसमें वो यूरोपीय यूनियन से ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग कर रहा है। ईरान ने इस कदम को गलत और खतरनाक बताया है और कहा है कि कमजोर इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। ताजानी ने कहा था कि इटली ईयू के अन्य देशों को मनाने की कोशिश करेगा ताकि आईआरजीसी को आतंकवादी लिस्ट में डाला जा सके। इसके बाद ईरान ने इटली के राजदूत को विदेश मंत्रालय बुलाकर आधिकारिक विरोध दर्ज कराया। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें
यूएई भारत रक्षा समझौते से घबराया पाकिस्तान। साथ में यूएई के इस्लामाबाद एयरपोर्ट डील कैंसिल करने के बाद तुरंत बाद दौड़े यूएई पहुंचे जरदारी। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में तल्खी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी नेता यूएई से हमेशा लोन की भीख मांगते रहते हैं, जिससे कंगाल देश की अर्थव्यवस्था को चलाया जा सके। यूएई के टुकड़ों पर पलने वाले पाकिस्तान ने उसे झटका देते हुए सऊदी अरबिया के साथ करीबी बढ़ा ली। यूएई और सऊदी अरब के बीच इन दिनों रिश्तों में यमन से लेकर सूडान को लेकर भारी तनाव चल रहा है। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ जाने के बाद यूएई ने भारत का रुख किया। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद पिछले दिनों भारत की यात्रा पर आए। भारत और यूएई के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। यही नहीं, इसके बाद यूएई ने पाकिस्तान के साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट को लेकर डील को भी कैंसिल कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम से पाकिस्तानी नेतृत्व घबरा गया है और खुद राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी अब अचानक से यूएई के दौरे पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी सोमवार को 4 दिन के दौरे पर यूएई अबू धाबी शहर पहुंचे। जरदारी के फीके स्वागत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका स्वागत करने के लिए यूएई के न्याय मंत्री पहुंचे। जरदारी के साथ पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी यूएई पहुंचे। बताया जा रहा है कि जरदारी यूएई के नेताओं के साथ व्यापार, अर्थव्यवस्था, रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर बात करेंगे। पाकिस्तान इस फिराक में है कि पूरे अरब जगत में सुरक्षा के नाम पर अपनी पहुंच बढ़ाई जाए। इसके बहाने पाकिस्तानी सेना खाड़ी देशों से डॉलर लेने की तैयारी कर रही है। उधर दोस्तों, यूएई को पाकिस्तानी सेना का ये खेल समझ में आ गया और उसने भारत से दोस्ती को तरजीह दी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक जरदारी पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया के बदलते हालात पर चर्चा होगी। यूएई ने हमेशा से ही पाकिस्तान की आर्थिक मदद और तेल देकर उसे डिफॉल्ट होने से बचाया है, लेकिन अब जिन्ना का देश सऊदी अरबिया के खेमे में चला गया। यूएई पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। पाकिस्तानी सेना नेता और अरबपतियों ने बहुत बड़े पैमाने पर दुबई में निवेश किया है। 15 लाख पाकिस्तानी यूएई के अंदर काम करते हैं। पाकिस्तानी सेना दशकों से यूएई के जवानों को ट्रेनिंग देती रही है। दोनों में रक्षा संबंध बहुत साल पुराना है। तो वहीं अगली बेहतरीन खबर आपको बता दें, जहां चीन से हथियार मंगाने को मजबूर आसिम मुनीर। इंडियन आर्मी से डरा हुआ है पाकिस्तान। दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान एक बार फिर भारतीय सेना से घबराया हुआ नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के निर्देश पर पाकिस्तान एयरफोर्स यानी PAF का एक IL-78 विमान चीन पहुंचा है। बताया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट चीन से मिसाइलें और बाकी सैन्य हथियार लेने गया है। माना यह जा रहा है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के डर से पाकिस्तान ने यह कदम उठाया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान को आशंका है कि भारत हाल के घटनाक्रमों के बाद कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन ले सकता है। इसी डर के चलते पाकिस्तान अपनी सैन्य तैयारियों को तेजी से मजबूत करने में जुटा है। चीन लंबे समय से पाकिस्तान का रणनीतिक और सैन्य सहयोगी रहा है और ऐसे समय में पाकिस्तान का उसकी ओर रुख करना कोई नई बात नहीं है। दोस्तों, IL-78 विमान को आमतौर पर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसका इस्तेमाल सैन्य उपकरण और हथियारों के ट्रांसपोर्ट के लिए भी किया जा सकता है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यह विमान चीन से अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम, गोला बारूद और बाकी जरूरी हथियार लेकर लौट सकता है, ताकि पाकिस्तान अपनी रक्षा क्षमता को तुरंत बढ़ा सके। दोस्तों, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय सेना से, भारत के ऑपरेशन सिंदूर से और 26 जनवरी रिपब्लिक डे के परेड में दिखाए गए हथियारों से कैसे घबराया हुआ है पाकिस्तान। दोस्तों, अगली खबर बता दें, ग्रीस इजराइल संग मिलकर भारत बनाएगा मेडिटेरेनियन क्वाड। जी हां, तुर्की पाकिस्तान के खिलाफ बनेगा यह दीवार। दोस्तों, ग्रीस, साइप्रस और इजराइल ने हाल ही में त्रिपक्षीय सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस गुट में भारत के भी शामिल होने की चर्चा चल रही है। इजराइल, ग्रीस और साइप्रस ने बाकायदा 3+1 मंच में शामिल होने के लिए भारत को आमंत्रित किया है। भारत के इन तीनों देशों से अच्छे संबंध है। दूसरी ओर तुर्की और पाकिस्तान के गठजोड़ का मुकाबला करने के लिए भी भारत को ये गुट अच्छा विकल्प दे सकता है। ऐसे में भारत के इसमें आने की संभावना को ताकत मिल रही है। भारत अगर इसमें आता है तो मध्य सागरीय क्वाड यानी कि मेड क्वाड का रास्ता खुल जाएगा। दोस्तों, ग्रीक सिटी टाइम्स के मुताबिक रिटायर्ड इंडियन एयर मार्शल अनिल चोपड़ा के मौजूदा ग्रीस, साइप्रस, इजराइल त्रिपक्षीय फ्रेमवर्क में भारत को शामिल करके मेडिटेरियन क्वाड में बदलने के प्रस्ताव ने भू राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी है। चोपड़ा का सुझाव है कि इसमें न सिर्फ भारत बल्कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को भी शामिल किया जा सकता है। हालांकि भारत ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई संकेत अभी तक नहीं दिया है। पाकिस्तान ने बीते साल सऊदी अरबिया के साथ रक्षा समझौता किया। इसमें तुर्की के भी आने की संभावना है। सऊदी अरबिया और पाकिस्तान इसके लिए तुर्की से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश ने चीन के साथ कर ली बड़ी डील, भारत को दे दी बड़ी टेंशन, पूरा पूर्वोत्तर खतरे में। जी हां, आखिर क्या है, क्या किया ऐसा मोहम्मद यूनुस ने। दोस्तों,
आपको बता दें, बांग्लादेशी वायुसेना ने चीन की सरकारी कंपनी चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल यानी CETC के साथ मंगलवार को एक बड़ी डील साइन कर ली। ये डील सरकार से सरकार फ्रेमवर्क के अंतर्गत हुई है। इसके तहत चीन बांग्लादेश में एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्लांट लगाएगा और टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा। बांग्लादेश में चीनी ड्रोन कंपनी की स्थापना से भारत की टेंशन बढ़ सकती है। माना यह जा रहा है कि बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार चुनाव से ठीक पहले इस डील के जरिए भारत को सख्त संदेश देने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी ISPR ने एक लिखित बयान जारी करके बताया है कि यह समझौता ढाका कंटोनमेंट में स्थित एयरफोर्स हेडक्वार्टर में साइन किया गया। इस दौरान बांग्लादेशी एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। समझौते के तहत बांग्लादेश एयरफोर्स और CETC इंटरनेशनल मिलकर बांग्लादेश में एक अत्याधुनिक UAV मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली फैसिलिटी प्लांट लगाएंगे। दोस्तों, अब सवाल यह कि इससे भारत की टेंशन कैसे बढ़ेगी, तो आपको बता दें, माना यह जा रहा है कि इस ड्रोन डील से चीन को बांग्लादेशी सशस्त्र बलों में ज्यादा हस्तक्षेप करने का मौका मिलेगा। यह भी आशंका है कि बांग्लादेश इन ड्रोन का इस्तेमाल भारत की जासूसी करने के लिए कर सकता है। ऐसी भी आशंका है कि चीन इस ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक्सेस कर भारतीय सीमा पर नजर रख सकता है और इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकता है। यह भी तय हो सकता है कि बांग्लादेश दुश्मनी बढ़ने पर इन ड्रोन का इस्तेमाल भारत में घुसपैठ और तस्करी के लिए भी करे। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें, आज से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र। राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी शुरुआत। जी हाँ, आज यानी बुधवार से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है दोस्तों और 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र की शुरुआत लोकसभा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण से होगी। मंगलवार को सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने बजट सत्र के दौरान विकसित भारत जी राम जी अधिनियम और मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण पर चर्चा की मांग की, जिसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया। वहीं ये भी की सारी बड़ी जानकारी आपको खबर कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।